से मिलने के लिए जाएंगे, वहाँ पे डिस्कशन होगा। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम जा कर के, या अपोजिशन पार्टी जितनी भी हैं, विपक्षी पार्टी, उनका कहना है कि हम जा कर के और उनसे पूछें कि आखिर ये गलतियाँ हो क्यों रही। जिस तरह भी आपने बताया रिदा कि एक घर में 80 वोटर्स का नाम सामने आया है, कहीं कहीं एक ही नाम 4 जगह सामने आया है जी। और महाराष्ट्र में, कर्नाटका में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया था। इसको लेकर के भी अब चर्चा होनी, और चर्चा में जो 30 लोगों का नाम जाएगा 12 बजे तक देना है, उसमें अब कौन कौन से वो पार्टी के लीडर शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के तो होंगे ही सारे। अब ये भी देखना है कि अगर कोई इंडिया गठबंधन में नहीं है बट अगर वो विपक्षी पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं, तो क्या उनका भी नाम शामिल होगा इसमें। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने बिहार चुनाव से पहले इसे भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना लिया है। और चूँकि ये देश के लिए बड़ा मुद्दा भी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका भी बयान सामने आ रहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये चीज़ें अगर होती हैं तो फिर देश में लोकतंत्र का जो एक हरण है वो हो रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और फिर इसी के साथ एक चीज़ ये भी सामने आई कि जिस तरह से हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जो और चुनाव होते हैं उसमें इंडिया गठबंधन हल्का सा बिखरता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अभी इस मुद्दे ने अगर देखा जाए तो उन लोगों को साथ में ला दिया। और ये इंडिया गठबंधन के लिए और अपोजिशन पार्टीज़ के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप अकेले लड़ेंगे तो आप शायद उस तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आप साथ में आकर के लड़ेंगे, रीज़न ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अलग हुई थी जी, लेकिन अभी जो है कुछ सुर हल्के से बदलते नज़र आ रहे हैं। अभी हमने देखा कल MIM ने भी एक बयान दिया, MIM लीडर ने भी एक बयान दिया है, उनका कहना था कि हमारे साथ भी यही चीज़ें हुई हैं। अब जो है जब राहुल गांधी ने ये एक पहल की तो उसके बाद कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो खड़े हो रहे हैं, अपोजिशन लीडर्स जो इंडिया गठबंधन में नहीं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग खड़े हो रहे हैं और उस चीज़ को लोगों के सामने बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि कई ऐसी सीटें थी जहाँ पे महाराष्ट्र चुनाव की अगर हम बात करें या दिल्ली चुनाव की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस, MIM एंड बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी थी, बट वहाँ पे ऐसा होता है कि थोड़े टाइम तक आम आदमी पार्टी आगे चलती है, उसके बाद अचानक बीजेपी आगे आ जाती है। तो उस वक्त ये कहा जाता है कि कुछ ब्लॉक्स के वोट जब खुलते हैं तो ऐसी जो है चीज़ें बढ़ती हैं। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे वो भी एक शक के दायरे में आ जा रहा है। और फिर उससे पहले जो चंडीगढ़ वाला जो मेयर का चुनाव हुआ था उसकी जो वीडियो वायरल हुई है वो आजकल फिर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है कि उसमें किस तरह से चुनाव अधिकारी साइन करके उसको रख रहे थे जी। तो इससे भी आपके ऊपर एक ठप्पा लगता है कि गड़बड़ी तो हो रही है, उसको आप मानिए। अभी हमने देखा तेजस्वी यादव का 2 जगह नाम आया था, उसके बाद बिहार के बीजेपी लीडर्स या फिर JDU के जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अभी जो है बिहार के डिप्टी CM जो हैं उनका भी 2 जगह नाम आया जी। अब उसके बाद वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि जब अपने ऊपर चीज़ें आती हैं तो आप उसको एक अलग ढंग से पेश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहीं जब वही चीज़ किसी अपोजिशन पार्टी पे लीडर पे आती है, अपोजिशन पार्टी के लीडर पे आती है, तो उसको आप अलग तरीके से पेश करते हैं, उसको मतलब आप देश का गद्दारी बता देते हैं जी। हालांकि आपने बिहार का जिक्र किया तो बिहार का जो SIR सर्वे चल रहा है उसमें हमने कई सारी गड़बड़ियां देखी हैं। कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, कुछ जो पत्र थे उसमें देखा जा रहा था, वोटर ID में देखा जा रहा था कि नाम जो है अतरंग ही कहे जा रहे थे कि एक वोटर ID था उसमें जो निर्वाचन था उसका नाम लिखा हुआ था, उसके बाद उसके फादर का नाम फादर लिखा हुआ था। इसी तरह से कई सारे वोटर ID थे जिसमें गड़बड़ियाँ थी और वहाँ के लोगों से ऐसा पता चल रहा है कि वहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी हैं जो वहाँ पर वोटर ID बनाने के लिए बैठे हैं वो ऐसे ही टिक मारते चले जा रहे हैं, उनको नहीं मालूम है कि कौन से घर में कौन है। और हमने एक चीज़ और देखा था कि बिहार के समस्तीपुर से डोनाल्ड ट्रंप जो है निर्वाचक थे। बिल्कुल वही चीज़ें जो हैं अब जब ये चीज़ें बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं, NDA शासित राज्यों में हो रही हैं, तो इसको लेकर के एक अलग संदेश दिया जा रहा है कि नहीं ये गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। आखिर ये गड़बड़ी हुई कैसे जी? और ऐसी गड़बड़ियाँ जो क्या बोलते गड़बड़ी वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप जिस राज्य में सत्ता में हैं या आप किसी के साथ सत्ता में हैं वहाँ पे
वहाँ पे अगर ऐसी गड़बड़ी होती है तो आप उसको एक अलग रूप देते हैं। लेकिन वहीं जहाँ पे आप सत्ता में नहीं है वहाँ पे अगर ऐसी गड़बड़ी होती है तो उसको आप एक अलग रूप देते हैं कि आप जो हैं इलेक्शन कमीशन को बैन कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। अगर आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उसी तरह से अपोजिशन भी इस वक्त बात कर रहा है, उसी तरह से राहुल गांधी ने भी जिस तरह से आपने देखा कि एक प्रेजेंटेशन सामने रखी थी, उस जो है प्रेजेंटेशन पे ही ये चीज़ सामने आई थी ना, उसके बाद कि एक घर में 80 वोटर्स पाए गए थे और एक कमरे का मकान था वो। इस तरह से कैसे रह सकते हैं? तो ये सब गड़बड़ियाँ हो रही हैं। इन गड़बड़ियों को लेकर के इलेक्शन कमीशन आज जो 12 बजे बातचीत के लिए समय दिया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें क्लियर होंगी, या फिर जिस तरह एक बार और ऐसा ही हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद या महाराष्ट्र चुनाव के बाद, जब पवन खेरा ने एक बयान दिया था कि आप हमें चाय बिस्कुट खिला करके जो है क्या बोलते हैं हमारा गुस्सा शांत करने की कोशिश ना करें, हमारे साथ हम जो सवाल लेके आप उसका जवाब दें, क्योंकि आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ शेर व शायरी कर करके उसको दरकिनार करने की कोशिश करते हैं कि हम जो है अपने ऊपर जो एक तोहमत लगाई जा रही है हम शेर व शायरी से उसको साइड कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक लोकतांत्रिक देश में हैं आप और एक लोकतांत्रिक देश के एक अधिकारी हैं। वो अधिकारी जो सत्ता को चुनने वाले लोगों के साथ भी, सत्ता को जो अपोजिशन में लोग हैं उनके साथ भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप आवाम के साथ, इस देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं अगर कहा जाए, अपोजिशन लीडर का जिस तरह कहना है कि आप उनका खिलवाड़ कर रहे हैं कि एक आदमी की आईडी जो है 4 जगह हो, 4 जगह वोट दे रहा है। अब वो कहाँ कहाँ वोट दे रहा है, कैसे कैसे वोट दे रहा है, ये तो नहीं पता है ना। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे है कि एक इंसान की एक ही जगह वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, जी। 4 जगह नहीं होना चाहिए। अभी रीज़न ये है कि अभी अपोजिशन जो है वो एक स्ट्रांग होता जा रहा है और बीजेपी उसी हिसाब से जो है अपनी चीज़ों को सेट करने की कोशिश कर रही है। अभी हमने देखा जो ये SIR का मुद्दा उठाया गया था, SIR के मुद्दे के बाद जब ये मुद्दा हालांकि पहले भी उठाया जा चुका है कि चुनाव आयोग जो है वोट की चोरी कर रहा है और राहुल गांधी की तरफ से ही उठाया गया था। इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली में आई थिंक चुनाव होने थे, दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने थे, उससे 2 या 3 दिन पहले राहुल गांधी, संजय राउत एंड सुप्रिया सूले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें सामने आई थी कि इतने ज़्यादा वोटर्स कहाँ से बढ़ गए हमारे। एक खाका तैयार किया जाता है कि आपके पास इतने, आप इस राज्य में इतने वोटर्स हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, वोटिंग के बाद वो वोट जो है वो बढ़ जाते हैं। और यही चीज़ हमने देखा था कि कांग्रेस के एक लीडर हैं बिहार, वाराणसी से, सॉरी, जो चुनाव लड़े थे जी। उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमें हराया गया है और ज़बरदस्ती हराया गया, क्योंकि जितने वोटों से वो हारे थे उतने ही वोटों से देश के प्रधानमंत्री जीते थे। तो अब अगर अपोजिशन लीडर्स ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है ये धांधली से आई है, तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन को आज जवाब देना चाहिए कि आखिर इस तरह की, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर कुछ हुआ होता है तभी कोई आवाज़ उठाता है, अगर कुछ भी नहीं हुआ होता है तो आप सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं। कांग्रेस लीडर्स का या अपोजिशन लीडर्स का ये कहना है कि हम सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से, लेकिन जवाब हमें दे रहे हैं संबित पात्रा। ऐसा क्यों है? या हम अगर चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग उस पर जवाब दे हमें, बिल्कुल, लेकिन जवाब जो है बीजेपी दे रही। तो इससे आपकी गठबंधन की जो वो एक नीति चल रही है उसका पर्दाफाश हो रहा है। हालांकि देखिए महाराष्ट्र में जब से चुनाव हुए हैं या फिर तब से हमने देखा है कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने तभी से कहना शुरू कर दिया है कि वोटों की चोरी हुई है जब से महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि अब जो उन्होंने सबूत दिखाए हैं, जो सबूत पेश किए हैं, उसके बाद ईसी जो है वो एक्टिव हो गया है। उन्होंने आज 30 सांसदों को मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो इतना क्लैरिफिकेशन तब दें, क्योंकि जब उन्होंने मांगा है डेटा डिजिटल फॉर्म में, गांधी ने, आप सब कुछ डिजिटल करे हुए हैं देश में, तो आप एक डेटा क्यों नहीं दे पा रहे हैं उनको? देखिए डेटा देने की बात ये है कि आप खुद शक के घेरे में आ जाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में आपने भी देखा, हमने भी देखा कि 5 बजे तक जो उन्होंने डेटा पेश किया था वो एक वैध डेटा बताया जा रहा था वहाँ के हिसाब से जी। और उसके बाद अचानक 7 बजे जो एक डेटा पेश होता है वो कहीं उसका ग्राफ बहुत आगे जाता है कि 2 घंटे में इतने ज़्यादा वोट्स कैसे पड़ गए। तो अगर आप देखिए कि किसी को आपको हराना हो या जिताना हो तो लास्ट के 1-2 घंटे में आप कुछ भी कर सकते। जब वोट का टाइम आपका 6 बजे तक है
और आपने 5 बेर जो डेटा दिया है उसके बाद 1 घंटे में इतना ज़्यादा वोटर कैसे बढ़ जाएगा, इतने ज़्यादा वोट्स कैसे बढ़ जाएंगे। ये तो जो अपोजिशन का कहना है कि सरासर धांधली हो रही है, तो इस पे आज जो है इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से कल एक चीज़ पेश की गई है कि ये जो राहुल गांधी ने बोला है कुछ इसमें कुछ चीज़ें फर्जी बोली गई थी उसमें, इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें फर्जी नहीं बोली जा रही हैं, सारी न्यूज़ फॉल्स नहीं है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। और राहुल गांधी के बोलने के बाद ही आप देखिए कि कर्नाटका की वो जो 80 वोटर्स वाली लिस्ट थी वो सामने आई है, वो जो खबर थी वो सामने आई है। तो इसका मतलब यही है कि आपने जो है ईमानदारी से अपना काम नहीं किया। अपोजिशन जो है उसका काम ही ये है कि जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उन गड़बड़ियों को उठाना, उसका काम ये है। अपोजिशन इसी वजह से वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं कि वो जो सरकार की नीति है, वो जो अगर गलत नीतियाँ हैं तो उसको वो उजागर कर रहे हैं, वो जनता के सामने ला रहे हैं। इसमें आप उनको देश का गद्दार बता रहे हैं। इससे पहले आप भी तो विपक्ष में बैठे हुए थे, आपको भी अगर गद्दार बताया जाता तो आपको तो बस ये कहा जाता था, आप पे ये तोहमत लगी हुई थी कि आप आरएसएस से निकल के आए हैं, आरएसएस को बैन किया गया था। और देश के जो हमारे देश के पितामह जिनको कहा जाता है महात्मा गांधी, उनको जो गोली मारी गई थी, नाथूराम गोडसे ने जो गोली मारी थी, उसके जो संपर्क थे वो आरएसएस से अच्छे थे जी। तो आप अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, आप जो हैं एक ऐसा नरेटिव तैयार कर रहे हैं। और इस वक्त जो भी चीज़ें देश की हैं, आप देखिए कि जब राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ये डेटा पेश किया था, डिजिटल डेटा जो पेश किया था, उसके बाद आप देखिए कि बहुत सारे दरबारी एंकर जो थे उन्होंने उस डेटा पे बात नहीं की थी। उन्होंने अलग बात की थी कि राहुल गांधी जहां से आते हैं, कांग्रेस पार्टी जहां पे सत्ता में आई वहां पे कितने वोटर्स है। आप उन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं केंद्रित करवा रहे हैं लोगों का जो अहम है, जो चीज़ें अहम है इस देश में। अभी एक चीज़ पे बात चल रही है कि देश में वोटिंग में धांधली हो रही है, चुनावी प्रक्रिया ढंग से नहीं चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ दरबारी मीडिया जो बैठा हुआ है वो यही कह रहा है कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं, या वो कुछ इस तरह के तथ्य पेश कर रहा है जो कहीं से भी आपको सही नज़र नहीं आएंगे। फिर जब उनको कुछ इस तरह के वर्ड्स बोले जाते हैं तो उनको तकलीफ होती है कि हमें ऐसा वर्ड बोला जा रहा है। अभी आप देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई थी, उसके बाद हमारे मतलब देश की एक बड़ी एंकर है जो वहाँ गई थी, उन्होंने किस तरह के सवालात किए थे, उसके बाद उन्हें किस तरह के जवाब मिले, भड़काने वाले, उसके बाद फिर उनको वहाँ से भगाया गया। तो आपने इस देश की जो मीडिया है, पत्रकारिता है, उसकी छवि आपने ख़राब की है, आप लोगों ने ख़राब की है। और उसी का नतीजा ये कि आज जो पत्रकार हैं उनको बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं। एज ए एंटरटेनमेंट आपको देखा जाता है कि आप आएंगे 8 बजे बैठेंगे, 10 बजे तक आप जो हैं 4-5 लोगों को लेकर के लड़ाते हुए चले आएंगे। सबसे पहले देखा गया कि राहुल गांधी ने जो एक डेटा पेश किया था कि बेंगलुरु के एक घर में 80 लोग जो है वोटर्स हैं। हालांकि उसके बाद बेंगलुरु से काफ़ी संख्या में ये क्लेम सामने आए हैं कि वहाँ पर लोग जो है ऐसे फर्जी मतदाता बन चुके हैं। और एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर है वो वहाँ पर पहुँचे थे बेंगलुरु के महादेवपुरा में, तो उन्होंने एक वहाँ के जो लोकल जनता थी उनसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर भारी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं और कहा जा रहा है कि बांग्लादेशियों को भी भगाया जा रहा है हिंदुस्तान से, रोहिंग्या बोल के या बांग्लादेशी बोल के उनको भगाया जा रहा है। लेकिन वो जो पर्सन था उन्होंने दावा किया था कि यहाँ पर बांग्लादेशी जो रह रहे हैं उनको डरा धमका कर वोट उनसे भाजपा ले रही है। जहाँ पे फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे आप उनसे वोट ले रहे हैं। और फिर वोट लेने के बाद अभी मैं दिल्ली में देखा, दिल्ली में आपने जो ऐसे लोग हैं जो कि झोपड़ियों में रह रहे हैं, आपने उनसे वोट लिए और उन्होंने भर भर के वोट किया आपको, जितने भी लोग थे सभी ने वोट किया आपको। उसके बाद आपने जो है उन्हीं पे एक्शन लेना शुरू कर दिया। अभी जो खबर आई वो ये है कि शायद उसको थोड़ा डिले कर दिया गया है, उस पर रोक लगाई गई, लेकिन फिलहाल आपने उन्हें डरा दिया है कि हम जो है आपको बख्शेंगे नहीं। और जिस तरह की वीडियो सामने आ रही थी उसमें ये था कि उन लोगों का ये कहना था कि जब तक हमसे फ़ायदा हुआ तब तक हमें बीजेपी ने अपना माना, और जब हमसे फ़ायदा ख़त्म हो गया उनका, वो सत्ता में आ गए, उसके बाद उन्होंने हमें जैसे बोलते नहीं चाय में मक्खी गिर जाती है उस तरह से निकाल के फेंक देना। तो वही चीज़ें सामने आई हैं। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने देखा जब महाराष्ट्र में भी ऐसी एक अभियान चलाया गया था ऐसा कि जो बाहरी लोग हैं, बांग्लादेशी या जो भी कह लें उनको, जहाँ से भी हैं, घुसपैठिया जिन्हें बोलते हैं, तो उनको निकाला जा रहा है। फिर जब अपोजिशन ये कहता है कि आते कैसे हैं,
इनको जब आप जो हैं देश के गृह मंत्री इतना बड़े बयान देते हैं, वो संसद में ये कह सकते हैं कि आप हमसे निपट लीजिए, मोदी जी तो बाद में आएंगे, उनको भारी पड़ जाएगा, उनसे आपको भारी पड़ जाएगा। तो वो अगर इतने कद्दावर और इतने महान और इतने ताकतवर इंसान हैं तो फिर ये घुसपैठी जो है वो आते कैसे हैं जी। और फिर अभी अगर आप बात करेंगे कि इस तरह की घटनाएं हो रही, तो पहलगाम में आतंकी कैसे आए थे अंदर? आप इसका मतलब कमज़ोर हैं, आप जो है बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए कि ऐसी घटनाएं होने दीजिए। फिर सारा शक तो आप पे ही उठ रहा है ना, फिर उंगलियां आप पे उठ रही हैं और आप जवाब देने के बजाय आप अपोजिशन को घेर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से ताल्लुकात आपके अच्छे हैं, आप उनसे बातचीत होती है, आप किस तरह के बयान दे रहे हैं, आप सिर्फ मुद्दे से भटकते हैं। इस वक्त देश की सरकार 2014 से वो कभी भी आप देखिए मुद्दे पे बात नहीं करती है। उनके जो लीडर्स हैं जो पीछे बैठ करके मेज़ बजाते रहते हैं, आप उनको भी देखिएगा, वो भी मुद्दे की बात नहीं करते हैं। जहाँ पे बात आती है एजुकेशन की, जहाँ पे बात आती है महंगाई की, जहाँ पे बात आती है बेरोजगारी की, जहाँ पे बात आती है डेवलपमेंट की, उन सब चीज़ों से हट करके आप उनसे किसी और मसले पे बात करवा लीजिए, आप उनसे हिंदू मुस्लिम पे बात करवा दीजिए, आप उनसे जो है मंदिर मस्जिद पे बात करवा लीजिए, हर चीज़ पे वो बात करने को राज़ी हैं। बस जो देश के अहम मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, जिनसे जो है आम नागरिक जो है वो उसको फ़ायदा होगा, उस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में जो चीज़ें हुई थी, अयोध्या से जो है समाजवादी पार्टी के लीडर चुन के आते हैं, MP बनते हैं, और वहाँ के लोगों का ये कहना था कि हमारे घरों मकानों को तोड़ दिया गया है। तो आप ये बताइए कि मंदिर बनाने के लिए आपने बहुत सारे ऐसे घर मकान दुकान तोड़े हैं जिससे वहाँ के लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ वोट चाहिए था, आपको सत्ता में आना था, इस वजह से आपने ऐसे काम किए। अभी हमने देखा बिहार में आप देश के गृह मंत्री जाते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री का जो एक अलग रूप नज़र आता है कि वो बैठ रहे हैं फिर खड़े हो रहे हैं, मंदिर का कुछ शिलान्यास हो रहा था वहाँ पे। तो इससे आप ये देखिए कि एक इंसान है, एडवोकेट है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि MIM की मान्यता रद्द की जाए, वो धार्मिक आस्था पे काम कर रहे हैं, और वहीं जो BJP उसके अगेंस्ट बात क्यों नहीं की जाती है। इसी वजह से मैं हर बार ये कहता हूँ कि BJP खुद तो है, साथ में उसने कुछ बाबाओं को, कुछ वकीलों को, कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा हुआ है जो सिर्फ देश का ध्यान गुमराह कर रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए चुनाव आयोग ने जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे चुनाव आयोग पर कि उन्होंने धांधलीबाजी की है, उस पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वोटिंग का समय आता है, जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब भाजपा जो है लोगों को किस तरह से भड़काने का काम अभी आप देखिए बिहार में जो हुआ है, बिहार में एक मंदिर, सीधा मंदिर का वो उद्घाटन हुआ है, और इस टाइम क्यों हुआ? आप बाद में भी कर सकते थे। अगर आपको ये पता है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, आप बयान दे रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे ही, और हम सत्ता में आएंगे ही, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ही, डिप्टी CM हो सकता है चेंज हो सकते हैं, सब कुछ होगा, तो आप अभी क्यों करें? आप बाद में कर लेते। लेकिन आप अभी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो बिजली फ्री कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं? आप दोबारा सत्ता में आने के बाद कर सकते हैं। तो जब आपको ये पता है कि हमारी दाल अभी ढंग से गल नहीं पा रही है, और मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि अभी एक इंटरव्यू हुआ था पॉडकास्ट में, एक RJD के ही लीडर हैं जिनका एक बयान सामने आया था कि नीतीश कुमार की पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो सीधे तौर पे BJP के साथ हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि हम BJP से अलग हों। तो अगर नीतीश कुमार BJP से अलग होते, इंडिया से बाहर जाते हैं, तो शायद नीतीश कुमार या एक दो ही लोग रह जाएंगे साथ में, बाकी कोई नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब ये भी कि आप डरे हुए भी हैं, आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ से बाहर गए तो हमारी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन आप फिर उस पार्टी को लेकर के, उन लोगों को लेकर के साथ में इस वजह से हैं क्योंकि आपको सत्ता में रहना है, और सत्ता में रह करके नीतीश कुमार के जिस तरह के आजकल हाव भाव हैं, उनसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस तरह के वीडियो सामने आते हैं, और ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, अपोजिशन भी ये कह रही है, और आप खुद भी वीडियोस देख सकते हैं। उस वीडियोस में वो कब कहाँ पे खड़े हैं, उस जगह पे किस तरह से आपको पेश आना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब ये कि BJP उनको धक्का देकर बस चला रही है। अब इलेक्शन के बाद जब अगर NDA की सरकार वहाँ बन जाती है, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी ये अलग बात है। अभी तो यही कहा जा रहा है कि BJP जो है या वहाँ की जो NDA सरकार है वो नीतीश के फेस पे चुनाव लड़ेगी, और अगर उनके फेस पे चुनाव नहीं लड़ा गया तो ये फिर BJP या NDA जो है वहाँ पे वो हार जाएगी। उनको सीधा पता है जी। जिस तरह से कई जगहों पे ऐसा जिस तरह से ऐसा हुआ कई जगहों पे कि वहाँ के मुख्यमंत्री को हटा करके
अभी हमने देखा राजस्थान में जो इलेक्शन हुए जीते वहाँ पे वसुंधरा राजे का नाम सबसे ऊपर था कि वही मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा को बनाया गया। मध्य प्रदेश में आप देखिए शिवराज सिंह चौहान को हटा करके उनको केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया गया, उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। इन सब चीज़ों का अब बीजेपी को चाहिए अपने हिसाब का एक लीडर जो है चीफ मिनिस्टर जो उनके इशारों पे काम करे, जो अपने जो हित हैं उनको साइड में रख करके वो जो कहा जाए वो काम करना चाहिए। जी, हालांकि देखिए देश में सबसे ज़रूरी है 3 चीज़ें, शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य, लेकिन इन्हीं 3 चीज़ों पर बात नहीं हो पाती है। कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए मोहन भागवत ने इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा की है और उन्होंने प्रश्न भी उठाया। उन्होंने कहा है कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आम जनता की पहुंच से दूर हो रही हैं। आम जो नागरिक है वो इन सारी चीज़ों को ले नहीं पा रहा है, ना उसके पास स्वास्थ्य है और ना ही शिक्षा है। उन्होंने कहा कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप शिक्षा बेहतर तरीके से ले सकते हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये दोनों चीज़ें ही आम जनता की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। देखिए उनका कहना, वैसे तो मैं भागवत से सहमत नहीं रहता हूँ, लेकिन ये जो बात की गई इससे सहमत हूँ और रीज़न ये है कि उन्होंने देश के हित की बात की है और जब भी कोई देश के हित की बात करता है तो उससे आपको सहमत होना चाहिए। बिल्कुल। जब भी गरीबों की वंचितों की बात होती है तो उससे आपको सहमत होना चाहिए, चाहे वो जो भी कह रहा हो। अगर ये बात देश के प्रधानमंत्री भी कहें तो शायद उस वक्त उस बात के लिए हम उनसे सहमत हो जाएंगे कि उन्होंने बात कही है। जिस तरह से कहा गया है कि शिक्षा के लिए छात्रों को दूर जाना पड़ता है, अच्छे इलाज के लिए लोगों को बड़े शहर जाना पड़ता है, देश को कम खर्च वाली और सहज सुलभ चिकित्सा चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि आप देखिए कि जिस घर में कोई बीमार होता है तो उस घर की आप हालत देख सकते हैं जी। कि अगर कोई इंसान एक औसत हम एक सैलरी बता रहे हैं कि 30,000 या 25,000 उसकी सैलरी होती है और कोई घर पे बीमार है तो उसकी 50% सैलरी जो है उसकी बीमारी में जाती है और 50% सैलरी से वो उन बच्चों को पढ़ा रहा होता है और महीने का खर्च चला रहा होता है। तो आप समझ सकती हैं उसकी मानसिक स्थिति या फिर आर्थिक स्थिति किस हद पे ख़राब हो जाती है। बट अब ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है उस तरह की चिकित्सा नहीं मिल पाती है और प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ा दिया गया है कि अब आप देखिए कि प्राइवेट स्कूल्स हो गए हैं, इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हो गए हैं, प्राइवेट जो हैं हॉस्पिटल्स हो गए हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जाना इंसान इसलिए इस वजह से प्रेफर करता है कि वहाँ की जो स्थिति वो बहुत अच्छी होती, सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं। यही सुविधाएं अगर जो है गवर्नमेंट में दे दी जाए, सरकारी में, तो शायद फिर कोई प्राइवेट जाना पसंद ही नहीं करेगा, सब गवर्नमेंट में ही जाएंगे, वहीं लाइन लगी होगी। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको ख़ास खबरों से रूबरू कराए। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिक में इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।